देखिए वेक्टर अलजेब्रा में 2 पॉइंट अगर दिया हो तो उसको कैसे हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हुआ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब मान लिया जाए कि हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक लेते हैं P1 जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1, और दूसरा लेते हैं P2 जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2। ये 2 पॉइंट हो गया। अब हम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइनिंग का मतलब P1 से P2, तो हम P1 से P2 को फाइंड आउट करना चाहते हैं और फिर इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहते हैं। तो कैसे? तो आप एक लाइन लिख लेंगे कि इफ P x1 y1 z1 and P2 x2 y2 z2, ठीक है, are any 2 points, then the vector joining P1 and P2 is the vector P1 P2। तो इस फिगर के अनुसार हम लोग ऐसा काम कर लिए कि 2 पॉइंट स्पेस में ले लिए और दोनों को ज्वाइन करने का P1 और P2, ये वेक्टर P1 और P2 से डिनोट करेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इसको हम 3 डायमेंशनल, चूंकि ये 3 डायमेंशनल पॉइंट है तो 3 डायमेंशनल में इसे हम एक्सप्रेस करेंगे। तो हमें एक ओरिजिन चाहिए, क्योंकि किसी भी वेक्टर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम जानते हैं ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। तो अब हम इसको ऐसा बनाएंगे कि एक फिगर बना लेंगे पहले कि जैसे मान लिया जाए ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये आप जानते हैं x y z, ये ओरिजिन है। और मान लिया जाए कि आप ऐसे इसको बनाइए, ये P1 हुआ जो x1 y1 z1, ये P2 हुआ जो x2 y2 z2। अब जो है हम P1 को है ना ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं और P2 को भी हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि इधर यूनिट वेक्टर I होता है, इधर यूनिट वेक्टर J होता है और इधर यूनिट वेक्टर K होता है। और यह भी पता है कि किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट्स है अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हम एक्सप्रेस करते हैं। तो यदि हम तो एक लाइन लिख देंगे ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, है ना, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P1 एंड P2 किसे ज्वाइन करेंगे? विथ द ओरिजिन, है ना, विथ द ओरिजिन। एक लाइन ऐसा लिख देंगे, ओरिजिन के साथ हम ज्वाइन करेंगे। अब जो है आप देखेंगे कि O P1 और P2 एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो अब आगे लिखेंगे, हम चाहते क्या है, तो P1 P2 वेक्टर P1 P2 के बारे में हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए अब आगे है कि इन ट्रायंगल O P1 P2, अब डायरेक्शन की बात है, हम P1 से P2
ऐसे निकालना चाहते हैं। और P1 का पोजीशन वेक्टर ये ऐसे हुआ और ये P2 का पोजीशन वेक्टर ऐसे हुआ। तो देखिए ट्रायंगल में हम देखते हैं कि O से पहले P1 पर जाना और P1 से P2 पर जाना, तो रिजल्टेंट हो गया O से P2 पर जाना। तो आप इसी को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है। तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ है ना ऑफ वेक्टर एडिशन वी है क्या है, तो O से P1 प्लस P1 से P2 इज इक्वल टू O से P2, तो O से P2। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये होता है। अब देखिए इससे क्या हम करेंगे कि दिस इंप्लाई दैट हमको तो P1 और P2 को ही निकालना है, तो इसका मतलब है कि OP2 माइनस OP1 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जब भी हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे तो यह जरूर ध्यान में रखेंगे कि प्रॉपर जो तरीका है, जैसे O से P1, P1 से P2 तो O से P2। अब देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 का पोजीशन वेक्टर तो क्या होगा, तो OP1 वेक्टर में, और चूंकि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि OP1 यानी x1i प्लस y1j प्लस है ना z1k। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 तो ये हो जाएगा OP2 और इसको हम x2i प्लस y2j प्लस z2k ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं, तो OP2 निकल गया पोजीशन वेक्टर, फिर OP1 निकल गया। अब इस दोनों का मान हम 1 में रख देंगे तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रॉम 1, अब 1 क्या है तो आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि P1 P2 इज इक्वल टू OP2, तो OP2 का मान क्या है x2i प्लस y2j प्लस z2k ऐसा, माइनस OP1 तो इसका वैल्यू क्या है, तो x1i प्लस y1j और प्लस z1k ऐसा। अब आप देखेंगे कि इसलिए P1 P2 बराबर, अब ये सब्ट्रैक्ट करने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं। I का कोफिशिएंट I के साथ, J का कोफिशिएंट J के साथ, K का कोफिशिएंट K के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 J प्लस z2 माइनस z1 और ये हो गया K। तो यही हमारा P1 P2 हो गया। तो वेक्टर है ना ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या हो गया P1 P2, और इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए कोऑर्डिनेट दिया है x2 माइनस x1 I, y2 माइनस y1 j एंड z2 माइनस z1 k। इस तरह से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो है इसका मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस, अब 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप डिस्टेंस निकालने का तरीका जानते थे कि कोऑर्डिनेट के द्वारा हम
डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर का जो कंसेप्ट है उसके द्वारा हम निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड यानी P1 P2 का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा रिजल्ट हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखिए एक प्रॉब्लम हम लेते हैं कि फाइंड द वेक्टर है ना ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P और कोई भी पॉइंट्स ले लीजिए 2, 3, 0 एंड Q। P1 कहिए, P2 कहिए, कुछ भी कहिए, -1, -2, -4, ठीक है। डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q। अब ये दिया हुआ है तो देखिए अभी P to Q का मतलब ये हुआ ना, ये डायरेक्शन जरूरी है। जैसे यहाँ P1 से P2 तो यहाँ P हो जाएगा, यहाँ Q हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ आपका डायरेक्ट बना सकते हैं। x1 के जगह पर इसको आप कह दीजिए x1 y1 z1, इसको कह दीजिए x2 y2 और z2। तो आप P से Q की ओर जब करेंगे तो, और यदि Q से P की ओर रहेगा तब क्या करेंगे, तो ये बदल जाएगा, ये अब x2 y2 z2 हो जाएगा और ये x1 y1 z1 हो जाएगा, बस इतना का फर्क होगा। तो देखिए वेक्टर PQ तो x2 माइनस x1 है ना, तो ये हो गया -1 और -2 ये I हो गया, प्लस y2 तो -2 -3 ये हो गया, प्लस z2 माइनस z1 और ये हो गया k। अब यहाँ PQ इज इक्वल टू -3i -5j और -4k, यही हमारा आंसर हो गया। और यदि क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड भी पूछे तो आप आसानी से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि PQ यानी कि PQ इज इक्वल टू अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस तरह से हम किसी दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले वेक्टर्स और उसके मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला इंटरनली और एक्सटर्नली आप पढ़े हैं, तो अब हम लोग वेक्टर में भी सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो इसका नाम ही होगा सेक्शन फार्मूला। तो देखिए सेक्शन फार्मूला में आप इसको हम लिखते हैं सेक्शन फार्मूला। फार्मूला एक और ई लगा देंगे फार्मूले, तो मैंने एक से ज्यादा फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला में दो तरह का होता है, आप पहले से जानते हैं, एक इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। तो आइए देखा जाए इसको। देखिए मान लिया जाए कि एक फिगर हम पहले बनाते हैं, ओरिजिन तो लेंगे ही O, और मान लिया जाए कि O से P ऐसा एक वेक्टर है। फिर जो है इसको A कह दिया जाए,
फिर O से Q एक दूसरा वेक्टर लेते हैं Q, इसे हम B कह दें। अब उसके बाद P और Q को हम ज्वाइन करा देते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब उसके बाद इस ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस पर कहीं R हम एक पॉइंट लेते हैं R, और इस तरह से लेते हैं, इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी ले लेते हैं हम, ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन, तो इसको R से डिनोट करते हैं। तो ये जो पॉइंट R है ये P और Q दो दिया हुआ पॉइंट है, और इस दोनों दिए हुए पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो रेखा है, लाइन है, उसको यह R जो है डिवाइड करता है। कैसे? तो M रेशियो N के रेशियो में, M रेशियो N के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें इस R का, है ना, जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, इसे ज्ञात करना है। तो ज्योमेट्री में तो हम कार्टेशियन पॉइंट्स के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन अब वेक्टर में जब हम कर रहे हैं तो वेक्टर के कंसेप्ट का यूज हमें करना होगा। अब आप ध्यान देंगे कि P और Q, फिर से समझिए, दो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो रेखा है उस पर R एक पॉइंट है जो इस PQ को M और N के रेशियो में डिवाइड करता है R। तो R का पॉइंट R निकालना। तो जैसा कि वेक्टर में आप जानते हैं कि बिना ओरिजिन का काम नहीं चलेगा, तो P का भी हम पोजीशन वेक्टर लेंगे, Q का भी पोजीशन वेक्टर लेंगे और R का भी पोजीशन वेक्टर लेंगे, जिसे हम सुविधा के लिए A B माने और इसको हम R कह दिए। अब जो है ये R का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, तो A B M और N यही दिया हुआ है ना, A B M और N। तो इस दिए हुए में इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करें ये देखना है। और इंटरनली का मतलब हुआ और एक्सटर्नली का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ O है, यहाँ P है, फिर यहाँ पर यहाँ Q है, और फिर यहाँ पर चल जाइए ऐसे ऐसे, है ना। तो यहाँ पर R है, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको R कह दीजिए, यह A है, यह B है, और पूरा ये M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, यह जो R है ना, ये जो P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको अंदर नहीं ये बांट रहा है, ठीक है ना, बल्कि इसको प्रोड्यूस करके बढ़ाया गया है, और प्रोड्यूस पर ये इसको डिवाइड कर रहा है M और N के रेशियो में। तो जैसे इसको हम लोग बनाते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी तरह से यह भी होगा, केवल एक माइनस का अंतर हो जाता है, पहले से भी आप जानते हैं। आइए अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे इसका निकालेंगे ये देख लिया जाए। तो लिखना तो आप जान गए कि लेट, एक लाइन लिख लेंगे, लेट P एंड Q बी द टू पॉइंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेक्टर OP इज इक्वल टू A एंड OQ इज इक्वल टू B रिस्पेक्टिवली। तो ये आप P और Q कोई दो पॉइंट ले लिए। अब देखिए द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट हुआ, तो आप फिर लिखेंगे कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, है ना, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, P और Q को जोड़ने वाली रेखा
ठीक है, may be divided by a third line, may be divided by a third line, ठीक है, और थर्ड लाइन कौन है? ओ आर इज इक्वल टू आर, और कैसे? इंटरनली, इंटरनली। तो ये आप देखेंगे कि जो फिगर आपने बनाया तो लैंग्वेज में लिख दिया। अब लैंग्वेज जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट आर बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो एम रेशियो एन, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इंटरनली इन द रेशियो एम रेशियो एन। तो आइए देखा जाए कि अब इसको कैसे हम आर का मान निकालते हैं, ये हम लोग को सीखना है। देखिए, इतना लिखने के बाद हम ये लिखेंगे कि आर डिवाइड्स, ठीक है, इसको पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो एम रेशियो एन। अब चूंकि यह एक वेक्टर है तो हमें डायरेक्शन की भी जरूरत है, तो ऐसा डायरेक्शन दे दिए, ये ऐसा डायरेक्शन है, ये ऐसा डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन हम दे चुके हैं। तो सच दैट, देखिए, एम आर क्यू इज इक्वल टू एन पी आर, मतलब कि एम और एन के रेशियो में डिवाइड करता है, तो या तो ऐसे लिख लीजिए, तो इसका मतलब यही हुआ कि यदि हम पी आर बाई आर क्यू लिखें तो यह एम और एन के रेशियो में होता है। अब इसी को हम क्रॉस कर लेते हैं, तो वही बात है कि आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो एम रेशियो एन इंटरनली। तो वेयर एम एंड एन आर स्केलर्स, है ना, एम और एन स्केलर्स है, कुछ भी इसका वैल्यू होगा। अब देखिए, जब भी वेक्टर की बात हो तो हम ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी हमको वही काम करना है। तो देखिए, हम एक ट्रायंगल लेते हैं ओ आर क्यू, देखिए ओ आर क्यू, और एंड ट्रायंगल, दूसरा जो ट्रायंगल लेते हैं वो ओ आर पी, ये दो ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यदि हम यूज करें तो क्या कहते हैं, सो देखिए, आप ओ से आर पर गए, इसमें आर से क्यू पर गए, तो आर से यहाँ क्यू कह देते हैं, तो ओ से आर पर, आर से क्यू पर, यानी रिजल्टेंट हो गया ओ क्यू, ये पहला हुआ। तो इसका मतलब है कि दिस इंप्लाई दैट आर क्यू इज इक्वल टू, है ना, ओ क्यू माइनस ओ आर,
और ये कैसे एट द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसी तरह से ORP में यदि हम देखेंगे ORP में, तो देखिए O से P पर जाना तो यहाँ लिखेंगे OP, P से R पर जाना तो यहाँ लिखेंगे PR, और इसका रिजल्टेंट हो गया OR। ऐसे दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, PR बराबर, अगर हमको लिखना है होगी PR बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे PR यहाँ है तो OR माइनस OP, ये हमारा RQ और PR मिल गया, RQ और PR का वैल्यू मिल गया हमें। अब देखिए आगे जब हम लिखते हैं तो कैसे आगे इसको बढ़ाते हैं, देखिए RQ PR, अब इसमें क्या रिलेशन है, तो अभी अभी आप लिखे थे क्या कि MRQ इज इक्वल टू NPR, ऐसा लिखे थे, NPR, ये रिलेशन है, इतना इज इक्वल टू इतना, इसका हम यूज करेंगे। तो देखिए OQ कितना है, OQ यहां OQB है, तो इससे हम एक बार ऐसा लिख देते हैं, देखिए RQ इज इक्वल टू OQ कितना है तो B है, ओके, माइनस OR कितना है, R है, ठीक है। अब आइए PR, तो PR कहेंगे OR R है और OP A है, ऐसा कह देंगे। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, चूंकि R के साथ M लगा है तो हम इसमें क्या करते हैं कि M से मल्टीप्लाई कर देते हैं, RQ, तो यहां भी M कह देते हैं B माइनस R, ऐसे, और इसके साथ N लगा है तो दोनों तरफ हम N से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो NPR इज इक्वल टू N और R माइनस A कह देते हैं, इसको नंबर 1 है, इसको नंबर 2, और अब कहते हैं फ्रॉम 1 and 2। देखिए चूंकि ये और ये बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि MB वेक्टर B माइनस वेक्टर R इज इक्वल टू N वेक्टर R माइनस वेक्टर A। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, बन जाएगा MB माइनस MR इज इक्वल टू NR माइनस NA। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट MB प्लस NA, ऐसा कह दीजिए, और NR प्लस MR, ऐसा कह दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट R देखिए कॉमन हो गया और यहाँ M प्लस N हो गया, तो यहाँ MB प्लस NA हो गया। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू, यही आपको निकालना है, तो क्या हो गया MB प्लस NA बाई M प्लस N, तो ये इंटरनल डिवीजन का रिजल्ट हो गया। तो R का मान यानी Q का पॉइंट्स जो है निकालना निकल गया। अब इसी तरह से जब एक्सटर्नली डिवीजन होगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो एक्सटर्नल डिवीजन में ये इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल डिवीजन में केवल माइनस हो जाएगा। तो एक लाइन लिख लीजिए, इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, इन
केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, यानी ये वाला फिगर हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए बाई एम माइनस एन। तो इस तरह से हम लोग देखें कि वेक्टर में कैसे हम सेक्शन फार्मूला को प्राप्त करते हैं। अब हम लोग जो भी थ्योरी वेक्टर के लिए था पढ़ चुके हैं, इसका अलग अलग पार्ट बाय पार्ट करके अभी क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। तो थ्योरी पर पकड़ बढ़िया अगर बन जाए तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये हम ध्यान रखेंगे कि जो बोर्ड परीक्षा है तो उसके दृष्टिकोण से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो और कुछ कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चंस के साथ कि कैसे उसे सॉल्व करेंगे मिलते हैं। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी को पढ़िए, थ्योरी का प्रैक्टिस कीजिए।